संपदा इतनी ज्यादा है, वन इतने ज्यादा है, धन इतना ज्यादा है, पेट्रोल इतना ज्यादा है, सदियों तक पूरी दुनिया को अमेरिका पेट्रोल दे सकता है, लेकिन वो निकाल नहीं रहा है, रिजर्व रखा हुआ है अपना भंडार। हीरे इतने ज्यादा, आज भी दुनिया का बहुत समृद्ध देश अमेरिका, तो उस समय वो कितना समृद्ध रहा होगा, कितनी सदियों तक अंग्रेजों ने लूटा हुआ, आगे भाई बता रहे। तो जब अपनी बहुत समृद्धि संपत्ति देखी तो फौज बुलाई इसने, कोलंबस ने, और इस फौज ने लूटना शुरू किया। सबसे पहले इलाका जो लूटा गया वो मैरीलैंड के आसपास का, मैरीलैंड एक जगह है अमेरिका में, वहां का इलाका इन्होंने लूटा और जहाज भर भर के सोना चांदी हीरे जवाहरात अमेरिका से स्पेन आना शुरू हुआ। तो स्पेन के लोगों की आंखें फट गई, कितनी संपत्ति है, तो दूसरे स्पेनिश लोग जाने लगे और लूट लूट के धन संपत्ति लाने लगे। तो फिर अंग्रेजों का, स्पेनिश लोगों का अमरीकियों से संघर्ष हुआ, और माया सभ्यता के लोगों के साथ जब इनका संघर्ष हुआ तो ये थोड़े क्रूर ज्यादा थे। स्पेनिश लोग बहुत क्रूर थे और बहुत निरंकुश थे और बहुत निर्मम थे। दया, प्रेम, करुणा ये सब उनमें कहीं था ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं था। तो जब तक उन्होंने लूटने दिया अपने आप को माया सभ्यता के लोगों ने, तब तक इन्होंने लूटा। जब उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया तो इन लोगों ने कत्लेआम करना शुरू किया उनका, और माया सभ्यता के 11 करोड़ लोगों का कत्लेआम किया इन्होंने। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 11 करोड़, 11 करोड़ लोगों का नरसंहार किया इन लोगों ने, खत्म कर दिया। और नरसंहार तलवार और बंदूक के ही दम पे नहीं किया, कई कई तरीकों से किया। पता है तरीके क्या थे? जैसे ये माया सभ्यता के लोगों के बीच में जाया करते थे और देख लिया कि उनकी संख्या ज्यादा है और इनकी फौज कम है, ये मार नहीं पाएंगे, तलवारों से भी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि काटते काटते हाथ भी थक जाता है ना। एक सैनिक कितने लोगों को काटेगा? 10 को, 20 को, 100 को, 150 को, 1000, 10,000 हो तो कैसे काटेगा? तो स्पेनिश लोग क्या किया करते थे, कंबल बांटते थे उनको, दान में कंबल दे रहे हैं आपको, और उनमें वायरस डाल देते थे, और वो वायरस मिले हुए कंबल जब वो ओढ़ते थे तो वायरस के इन्फेक्शन से लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे। ऐसे मारा इन्होंने माया सभ्यता के लोगों, खत्म कर दिया पूरी सभ्यता को। फिर ये स्पेनिश लोगों ने जब ये कत्लेआम मचाया, लूटपाट की, तो स्पेनिश लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी शामिल हो गए उसमें, फ्रांसीसी भी शामिल हो गए उसमें, और इन लोगों ने भरपूर अमेरिका को लूटा, मूल अमेरिका को लूटा, लूट के कंगाल और खराब कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। और उसके बाद अमेरिका को जिंदगी भर गुलाम बना के रखना है यूरोप का, इसके लिए वहां बस्तियां बसाना शुरू किया। तो बस्तियां बसाई गई, जो मूल निवासी थे उनका कत्लेआम करके, खात्मा करके खत्म कर दिया, और वहां पर दूसरी बस्तियां बसाई गई। तो स्पेन से लोगों को लाकर, पुर्तगाल से लोगों को लाकर, फ्रांस से लोगों को लाकर, अमेरिका, ये इंग्लैंड से लोगों को लाकर, स्कॉटलैंड से लोगों को लाकर बसाया गया। और जो लोग सबसे पहले वहां जाकर बसाए गए वो लोग कौन थे, उनका इतिहास जब मैंने ढूंढा तो बहुत शर्म आती है ये बताते हुए कि वो सब जेल के कैदी थे। स्कॉटलैंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया, इंग्लैंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया। सबसे ज्यादा इंग्लैंड से गए थे। हाँ, इंग्लैंड के सबसे ज्यादा जो चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, बदमाश, उन सबको जहाजों में भर के वहां भेज दिया। हाँ, माने अपने समाज का सारा कचरा, कूड़ा करकट अंग्रेजों ने शिफ्ट कर दिया। ये हकीकत है, ये कोई मतलब पक्षपातपूर्ण बात नहीं है। मैं इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। समाज के सबसे छटे हुए गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लंपट, लफंगे, मवाली किस्म के लोगों को वहां भेज दिया, पुरुषों को, और जो वेश्याएं होती थी यूरोप की उनको भेज दिया अमेरिका। तो इंग्लैंड और यूरोप की वेश्या और लुच्चे, लफंगे, मवाली पुरुषों की मदद से जो पीढ़ी पैदा हुई है वो आज की अमेरिकन पीढ़ी है। ताली मत बजाइए इसको। नहीं, एक बात दूसरी भी सुनिए। अमेरिका में बहुत तरह के लोग रहते हैं, हम एक दृष्टि से ना देखें। अमेरिका में आज जो अमेरिका है, पूरी दुनिया के अच्छे लोग भी, सभ्य लोग भी अमेरिका में रहते हैं। आज अमेरिका अपने आप में कोई देश नहीं है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं वहां महीनों रहा हूं और सबको देखा है मैंने करीब से। मैं अमेरिका को सबसे ज्यादा गाली देने वाला आदमी था,
लेकिन मैंने जब वहां लोगों को देखा, आज अमेरिका की हालत बहुत अलग है। देखो, अमेरिका आज जो है, उनके मूल निवासी कोई है ही नहीं। कौन है मूल निवासी? जिनको रेड इंडियन बोलते हैं। मैं उनके घरों में गया हूं, मैंने वहां जाकर के उनको देखा, इतनी दुर्दशा है, उतनी दुर्दशा हमारे यहां के गरीब लोगों की भी नहीं है हिंदुस्तान के। जो मूल अमेरिकन है, उन लोगों के लिए बाड़े बनाए हुए हैं, अंधेरों में रहते हैं वो लोग, बच्चों को न पढ़ाते हैं, वहीं बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते रहते हैं, ड्रग लेते रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई सुध बुद्धि नहीं उनको। आज भी वो मानो कि वो 15वीं 14वीं शताब्दी के जीवों की तरह रहते हैं, और उनको वो आगे ना बढ़े, वो कुछ मांगे नहीं। कल को वो ही रेड इंडियन बोलने लगे, सारे लोग तो बाहर से आए हुए हैं। क्योंकि वहां पर ये सच बात है, रसिया के लोग रहते हैं, जापान के लोग रहते हैं, चीन के लोग रहते हैं, हमारे भारतीय वहां बहुत मजबूत हैं। आप सोच सकते हो, आज अमेरिका में जितने भी डॉक्टर हैं, उसके 33% डॉक्टर हमारे भारतीय हैं। तो इसलिए वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, आज पूरी दुनिया के लोग उधर हैं, क्योंकि वहां संसाधन संपत्ति बहुत कुछ है। तो आज का अमेरिका, उसको इस दृष्टि से मत देखना लेकिन वहां जो सभ्यताएं पैदा हुई, इसलिए अमेरिका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है, अपना कल्चर ही नहीं। क्यों? कल्चर कहां पैदा हो? शुरू में जिन लोगों को भेजा गया, गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, वेश्याएं, अब वो फिर अब वहां क्या करते हैं? फिर वहां कहते हैं जी हम तो लेडीज के साथ रहेंगे, जेंट्स के साथ रहेंगे, जैसे चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे, और वहां का अनुकरण हम यहां करने लग जाते हैं अरे वो तो बेचारे थे ही गंदे, वो तो थे ही मवाली, वो पैदा हुए वेश्यावृत्ति से, उसमें से बहुत से लोग, वो अब वहां पर, अब लेकिन लोग समझदार होने लगे। अब वो लोग, अब अमेरिका में कहते हैं कि फैमिली सिस्टम सबसे अच्छा है, पारिवारिक सिस्टम। इसलिए अब अमेरिका भारत का अनुसरण करना चाहता है, रामायण और महाभारत की कथाएं सुना के वहां के लोगों का चरित्र अच्छा बनाना चाहता है आज का अमेरिका। तो ये अंतर आया है, लेकिन उस समय की पुरानी कहानी सुना। जब 15वीं शताब्दी की मैं कहानी सुना रहा हूं कि 15वीं शताब्दी में अमेरिका के मूल लोगों का सफाया करके यूरोप के लोगों को ले जाके जब बसा दिया गया, तब अमेरिका में कुछ लोग खड़े हुए कि ये कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा, और अमेरिका गुलाम हो गया पूरी तरह से। थोड़े समय स्पेन का गुलाम रहा, बाद में फिर अंग्रेजों का गुलाम हो गया, और अंग्रेजों ने अमेरिका को स्पेनिश लोगों से ज्यादा लूटा, खूब लूटा है अमेरिका को। जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा है 17वीं 18वीं शताब्दी में, वैसे अमेरिका को लूटा है 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में। और अंग्रेजों की इस लूट के खिलाफ फिर अमेरिका में अभियान शुरू हुए, और अमेरिका में जो अभियान शुरू हुए, उन अभियानों का मूल मंत्र यही था, अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन करना। अंग्रेजों की सरकार चलती थी, अंग्रेजों के कानून चलते थे अमेरिका में। मैंने बताया ना, थोड़े दिन स्पेनिश लोगों की सरकार चली, स्पेनिश कानून चले, बाद में अंग्रेजों ने स्पेन से सत्ता का हस्तांतरण करके खुद अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, और स्पेनिश लोगों को हराया अंग्रेजों ने। अमेरिका पे कब्जा करने के लिए बाकायदा इंग्लैंड और स्पेन में युद्ध हुआ, और स्पेनिश लोग अंग्रेजों से हारे युद्ध में, तब अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरित हुई और अंग्रेजों ने कब्जा किया। फिर अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने के लिए अमरीकियों ने संघर्ष शुरू किया, और जिन मूल अमरीकियों ने यह संघर्ष शुरू किया था, उनमें से 2-4 नाम आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन, आपने सुना होगा। अमेरिका की आजादी के लिए संघर्ष शुरू करने वाले लोगों में से उनका नाम बहुत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसी एक बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में, अब्राहम लिंकन। अमेरिका की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों में उनका नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। जैसे हम बहुत आदर और श्रद्धा से नाना साहब पेशवा का नाम लेते हैं, वैसे ही अमरीकी लोग बहुत आदर और श्रद्धा से जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम लेते हैं, अब्राहम लिंकन का नाम लेते हैं। तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने नेतृत्व दिया, और ये जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे कोई 1-2 नेता ही थे अमेरिका में जो देखते थे कि हमारी आजादी आएगी, अंग्रेजों से हम आजाद होंगे, और एक दिन ये देश अपने पैरों पे खड़ा होगा, स्वावलंबी होगा, परावलंबन खत्म होगा। अमेरिका में भी यही हालत थी जो भारत में हालत थी। अमेरिका में आजादी आएगी, परिवर्तन होगा, वो 1-2 लोगों की ही दृष्टि में था, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे लोगों की दृष्टि में। लेकिन उन्होंने हिम्मत से और उत्साह से काम किया, संगठन खड़ा किया,
पूरे अमेरिका में उनका संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही बगावत की, ऐसे ही युद्ध किया जैसे भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। उस युद्ध में अमेरिका के लोगों की विजय हुई और अंग्रेज परास्त हुए और 4 जुलाई 1779 को अमेरिका आजाद हो गया और आजाद होकर अमेरिका में परिवर्तन आ गया। माने आप कल्पना कर सकते हैं 1770 तक, 1760 तक, 1750 तक पूरे अमेरिका में करोड़ों लोगों की आबादी में किसी को कल्पना नहीं थी, किसी को यह उम्मीद नहीं थी, किसी की अपेक्षा भी नहीं थी कि हम आजाद हो जाएंगे। और 1789 में अमेरिका आजाद हो गया। 2-4 लोगों ने सपना देखा, उस सपने को क्रियान्वित माने हकीकत में बदलने के लिए संगठन खड़ा किया। पहले विचार होता है, विचार के आधार पर हम सपना देखते हैं, सपने को पूरा करने के लिए संगठन खड़ा करते हैं और संगठन के लोगों की क्रियाशीलता और उनकी गतिविधि वो अंजाम तक पहुंचाती है, सपने को हकीकत बना देती है। तो अमेरिका में भी वही हुआ, लोगों का सपना हकीकत में बदला। पहले तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपना सपना लोगों का सपना बनाया कि हम आजाद हो सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारी अपनी व्यवस्था हो सकती है, अंग्रेजों की ये लूटखोरी बंद हो सकती है। तो लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, संगठन बना, खड़ा हुआ और क्रांति इतनी जबरदस्त हुई, अमेरिका में लाखों लोग मारे गए हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी लाखों लोगों की शहादत हुई है, लेकिन उन्होंने आजादी हासिल की और आजादी हासिल करके उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पर चलना शुरू किया। सौभाग्य से अमेरिका की क्रांति को यह मौका मिला कि उनकी क्रांति का जो नायक था, जो हीरो था, वो अमेरिका में आजादी के बाद का पहला राष्ट्रपति बना, जॉर्ज वॉशिंगटन। ये उनको बहुत लाभ हुआ। अन्यथा हमारी भारत में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, क्रांति के नायकों को आजादी के बाद कभी भी कोई व्यवस्था संभालने का मौका नहीं मिला। थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं अभी, नेल्सन मंडेला जी, उनको भी, आप अफ्रीका तो अभी आजाद हुआ कितने दिन पहले, 1986, ये अभी की घटना है। हम लोग सोच रहे थे कि ये दुनिया में कोई परिवर्तन ही नहीं होती। 1986 में अभी परिवर्तन हुआ है। और वहां के अभी के जो वर्तमान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने, हम जब साउथ अफ्रीका गए थे तब वो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और जो है ईश्वर की कृपा से उनको आशीर्वाद भी फलीभूत हो गया। उन्होंने अब वहां संसद में योग सिखाने के लिए हम आमंत्रित किया है अभी साउथ अफ्रीका में। अमेरिका आजाद हुआ, आप सोचो 1492 से अमेरिका गुलाम हुआ। आप ऐसा मान सकते हो 1500 करीब हिसाब लगाओ तो 100 साल, 1500 से 1600, 1600 से 1700 और 1700 से 1789, माने 325 साल अमेरिका गुलाम रहा अंग्रेजों का और उसके बाद आजाद हो गया। माने सपना देखा किसी ने, संगठन बनाया किसी ने, ताकत खड़ी की किसी ने, परिवर्तन किया किसी ने और उनको भी आजादी आई 325 साल में। अफ्रीका की कहानी और भी दर्दनाक है। अफ्रीका तो 450 साल में आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। और एक चीज मैं इसके बीच में जोड़ना चाहता हूं, देखो हम लोग आज, अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, लेकिन सारी चीजें अंग्रेजों के आज हम फॉलो करते हैं। सड़क पर किधर चलते हैं हम लोग, बोलो? लेफ्ट में। स्विच किधर होते हैं हमारे, जब जलाते हैं स्विच को, किसी चीज को, स्विच को ऑन करना हो तो स्विच किधर रहता है? नीचे की तरफ ऑन करते हैं या ऊपर की तरफ? नीचे की। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेज करते थे। सड़क में दाईं तरफ क्यों चलते हैं? क्योंकि अंग्रेज चलते थे। गाड़ी में दाईं तरफ ही ड्राइविंग सीट क्यों होती है? क्योंकि अंग्रेज उधर बैठते थे। सारी चीजें, कानून, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, सारी अंग्रेजों की। मैं अमेरिका के लोगों की बहादुरी के लिए और उनके शौर्य के लिए अंधानुकरण उन्होंने नहीं किया। आज अमेरिका ही ऐसा देश है जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक भी व्यवस्था को नहीं मानता है। उसने सारी व्यवस्थाएं अपनी खुद खड़ी की। आप देखिए, जो भी लोग आप में से अमेरिका गए होंगे, अमेरिकन लोग किधर चलते हैं सड़क पर? राइट में। दाहिने। अरे सुन लो, ये बड़ी काम की बात है। उन्होंने कहा अंग्रेज जिधर से जाता था उसके उल्टा जाना है हमको, क्योंकि उन्होंने बहुत रौंदा हमको, बहुत परेशान किया हमको। ये एक तो यहां के लोगों में, अमेरिका के लोगों में, वो सीट नीचे की तरफ नहीं दबाते, वो किधर दबाते हैं? ऊपर की तरफ। वो ड्राइविंग सीट किधर होती है? उधर लेफ्ट में।
ठीक है, अब तो थोड़ी राइट में भी होगी, लेकिन बोला हम इधर बैठेंगे, हम इधर से चले। जो काम माने उन्होंने बिल्कुल कतई नहीं स्वीकार किया। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। इसलिए आज अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इसलिए बना हुआ है, उसके लोगों के अंदर स्वाभिमान है। अरे जब अमेरिका के लोग स्वाभिमान हो सकते हैं तो हम भारतीयों क्यों अपने स्वाभिमान को खोकर के जी रहे? ये मेरा कहने का अभिप्राय है। ये अफ्रीका का उदाहरण और भी दर्दनाक है। आप जानते हैं अफ्रीका को 450 साल तक रौंदा अंग्रेजों ने। 16वीं शताब्दी में अफ्रीका में घुस गए अंग्रेज और 16वीं शताब्दी से लगातार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लूटते रहे पूरे अफ्रीका को। अफ्रीका में इतनी संपदा है, सबसे ज्यादा संपदा, सोना, हीरा, मोती। मैं जब अफ्रीका की बात आई तो इसलिए बीच में कह रहा हूं, मैं इंग्लैंड में जब गया तो देखने गया था अपना कोहिनूर, जो अंग्रेज चुरा के लेके था। चोरी का सामान नुमाइश में रखा हुआ। अब जब ये बड़ा विचित्र, सारा सामान पूरी दुनिया से चोर के लाए, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, और सारी दुनिया को दिखाते, देखो हम इतने बड़े चोर हैं। मैंने वही बोला तो लोग हंस रहे वहां कि बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सच बात है। अरे चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली सारी दुनिया का सामान लूट के लेके आए और फिर दिखा रहे, देखो हम चोर हैं। मैं वहां अपना कोहिनूर देखने गया तब मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं अफ्रीका जा चुका था, मैंने देखा रे अपना कोहिनूर तो इतना सा है और अफ्रीका के हीरे, आंखें चुंधिया जाती हैं वहां। इतने ज्यादा उन्होंने वो इंग्लैंड में जमा किए हुए हैं। इस बार मैंने भाई राजीव को बोल, मैंने कहा आपको भी दिखा के लाता हूं, आप अभी कहानी सुनाते हो वहां की। आप देखो किस तरह से लूटा इन्होंने। सोना, मैं जब गया वहां स्कॉटलैंड में तो बोले बाबा जी इस मकान में 500 टन, 50 टन, यहां 100 टन, यहां 500 टन सोना, अलग अलग जगह। इतने, मैंने कहा सोना कहां से आया? तो पड़ोस में एक भारतीय खड़ा था, बोले बाबा जी अपना ही तो है। ये जो है आज, ये जो है हमको आंखें दिखाते हैं ना, अपने भारतीय लोग अभी भी ताकतवर है वहां। तो मैंने कहा देखो पहले तो इनको योग सिखा के बोलो कि पहले तुम धन संपदा लूट के लेके आए थे, अब तो हम तुमको योग की संपदा देते हैं, और तुम कहते हो ना कि तुम यहां से कमा रहे हो। मैंने कहा अभी तो हमारे पूर्वजों से जितना तुम लेके गए थे उसका 1% भी हमने तुमसे वापस नहीं लिया, अभी तो बहुत लेना बाकी है। अफ्रीका को 450 साल 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लूटा है अंग्रेजों ने, और दुनिया की सबसे बड़ी सोने की संपदा अफ्रीका में, दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की संपदा अफ्रीका में, दुनिया की हीरे की सबसे बड़ी खदान है और सबसे ज्यादा खदान है, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा। टनों टनों हिसाब से हीरा निकलता है, टनों टनों हिसाब से सोना निकलता है, टनों टनों के हिसाब से चांदी निकलती है, टनों टनों के हिसाब से बेशकीमती पत्थर वहां निकलते हैं। अफ्रीका जो गरीब दिखता है भौतिक रूप से, वो प्राकृतिक संपदा के रूप में दुनिया का सबसे अमीर इलाका है। आज भी अमीर इलाका आज भी 450 साल की लूट के बाद भी उसको लूटा इन अंग्रेजों ने, और लूटा ही नहीं बर्बरता से उसका दोहन किया, खत्म किया। जैसे मैं तो कई बार अफ्रीका का इतिहास पढ़ता हूं और भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो बहुत दर्द के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत पर जितने अत्याचार अंग्रेजों ने किए हैं उससे 1000 गुने ज्यादा अत्याचार अफ्रीका पर किए हैं अंग्रेजों, 1000 गुने ज्यादा। हमारे यहां तो अंग्रेज अत्याचार करके सोना चांदी धन दौलत लूट कर ले गए, लेकिन हमारी जातियों को खत्म नहीं कर पाए, हमारी सभ्यता को नेस्तनाबूद नहीं कर पाए, हमारी संस्कृति को जड़ मूल से अंग्रेज नाश नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने बहुत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय जाति समूह को जड़ मूल से नाश कर देने की, अंग्रेज वो नहीं कर पाए। लेकिन अफ्रीका में तो उन्होंने जाति समूहों को जड़ मूल से नाश कर दिया, अफ्रीकी सभ्यता का जड़ मूल से नाश कर दिया, अफ्रीकी संस्कृति का जड़ मूल से नाश कर दिया। आपको सुनकर इस बात का दर्द होना चाहिए दिल में कि अफ्रीका के सैकड़ों जाति समूह जो 400 साल पहले हंसती खेलती जिंदगी बिताते थे, वो जड़ मूल से खत्म हो गए हैं, वो जातियां खत्म हो गई हैं पूरी अफ्रीका में। अब वो जातियां ही नहीं बची हैं जो 400 साल पहले हुआ करती थी। और अफ्रीकी संस्कृति और सभ्यता
जो 400 साल पहले हंसती खेलती दुनिया को आदर्श और दीपक दिखाने वाली थी, वो आज सभ्यता के नाम पे नामो निशान मिट गया है उनका। जो भी कुछ है इस समय अफ्रीका में, वो सब अंग्रेजों का और अंग्रेजियत का दिया हुआ है। उनकी अपने खान पान, उनके अपने रहन सहन, उनकी अपनी वेशभूषा, उनकी अपनी संस्कृति की भाषाएं। आपको मालूम है सबसे ज्यादा लोक भाषाएं दुनिया के किसी एक महाद्वीप में रही हैं तो अफ्रीका में रही हैं, सबसे ज्यादा भाषाएं। हिंदुस्तान के बारे में आप कल्पना करते हैं, हिंदुस्तान तो कोई महाद्वीप नहीं है, लेकिन एक महाद्वीप का छोटा सा खंड है। तो भारत में 18-20 भाषाएं हैं और 1632 बोलियां हैं, 1632 बोलियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का ऐसा महाद्वीप रहा है जहां 3000 से ज्यादा बोलियां रही हैं और 24-25 से ज्यादा भाषाएं रही हैं वहां पर। इतना समृद्धशाली रहा है भाषा के स्तर पर, बोलियों के स्तर पर, भूषा के स्तर पर। खान पान भोजन की 400 साल पहले की उनकी परंपराओं को देखेंगे और जानेंगे तो आंखों दांतों से उंगली दबानी पड़ती है। इतने हैरान करने वाले आंकड़े और दस्तावेज मिलते हैं अफ्रीका के। खान पान की इतनी विविधता उस देश में, हर एक इलाके में खान पीन के इतने सामान मिल जाएं कि कोई आदमी जन्म से पैदा हो और मृत्यु के दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन खाने की इच्छा व्यक्त करे, तो अफ्रीका में मौजूद रहा है 400 साल पहले तक। और उनकी चिकित्सा पद्धति तो दुनिया में अद्भुत रही है। जैसे हमारी एक चिकित्सा पद्धति रही आयुर्वेद, जिसने सारी दुनिया को एक दिशा दी है, वैसे ही अफ्रीका की अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है, कुछ इसी तरह की जैसे आयुर्वेद रहा है, और अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है। शिक्षा की उनकी अपनी पद्धति रही है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे रहे हैं 400 साल पहले। विज्ञान में बहुत सारी खोजें उनके यहां से हुई हैं। बहुत सारी बातों में वो हमसे मिलते जुलते हैं। काफी चीजें उनकी हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं। और अफ्रीका और हिंदुस्तान का अध्ययन किया जाए तो अफ्रीका की रिचनेस का सबसे बड़ा कारण है, 400 साल पहले के दस्तावेज देखने के बाद, भारत से उनका संबंध। अफ्रीका के 53 देशों का भारत के साथ 3000 साल पुराना संबंध रहा है। 53 देशों का। एक देश है उसमें से साउथ अफ्रीका। पूरा अफ्रीका साउथ अफ्रीका नहीं है। पूरा अफ्रीका तो बहुत बड़ा खंड है, साउथ अफ्रीका उसका एक छोटा सा देश है। साउथ अफ्रीका है, सोमालिया है, रोडेशिया है, जिम्बाब्वे है, ऐसे वहां छोटे छोटे 53 देश हैं। उन 53 देशों का 3000 साल तक भारत के साथ सीधा संबंध रहा है। व्यापार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, विज्ञान और वैज्ञानिकता के आधार पर। यहां के व्यापारी अफ्रीका में 3000 साल व्यापार करते रहे। आपको सुन के हैरानी होगी, 400 साल पहले तक हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मसाला खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के आने जाने का सबसे पसंदीदा स्थान अफ्रीका था। हमने कपड़ा बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले अफ्रीका को दी, और अफ्रीका से फिर वो इंग्लैंड में पहुंची और इंग्लैंड ने उसकी फिर नकल करके अपने यहां टेक्सटाइल मिलें स्थापित की। तो भारत का अफ्रीका का 3000 साल का व्यापारिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। उस संबंध की ताकत पर अफ्रीका उतना ही समृद्धशाली था जितना करीब भारत था। और हम अफ्रीका को जो भी माल बेचते थे, अफ्रीका उसके बदले में हमको सोना देता था। हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको चांदी देता था। हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको हीरे जवाहरात देता था। इसलिए भारत में सबसे बड़ा हीरे का भंडार इकट्ठा हुआ, इसलिए भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया, इसलिए भारत में सबसे बड़ा चांदी का भंडार बन गया। आप जानते हैं भौगोलिक रूप से भारत में सोना पैदा नहीं होता ज्यादा। कर्नाटक एक राज्य है और वहां भी एक छोटा सा जिला है कोलार, उस जिले में 2-3 खदानें हैं सोने की। लेकिन दुनिया का इस समय सबसे ज्यादा सोना भारत में ही है। ये अफ्रीका के साथ 3000 साल के हमारे जो संबंध रहे हैं उसका परिणाम है। हमने 3000 साल अफ्रीका को ऐसी वस्तुएं बेची जो उनके यहां नहीं होती थी, और अफ्रीका ने 3000 साल ऐसी वस्तुएं हमको दी जो हमारे यहां नहीं होती थी। बार्टर सिस्टम का व्यापार हमने अफ्रीका से किया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार अफ्रीका रहा 3000 साल।
ईसा के जन्म से 1000 साल पहले से, महात्मा ईसा की बात की जाती है ना, फर्स्ट एडी की बात करते हैं, उनके जन्म के 1000 साल पहले से भारत और अफ्रीका के व्यापार स्थापित हो चुके थे और भारत के मूल व्यापारी वहां जाके व्यापार करते थे और अफ्रीका के लोग यहां आकर बहुत कुछ सीख के वापस जाया करते थे। तो भारत और अफ्रीका का सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और वैचारिक सब तरह का संबंध रहने से जब वहां की समृद्धि बहुत जबरदस्त थी तो यहां भी वो थोड़ी सी समृद्धि आई और हम भी उनके जैसे ही समृद्धशाली हुए। बाद में 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों की नजर अफ्रीका पे पड़ गई, क्योंकि मैंने बताया ना अंग्रेज भूखमरी के शिकार थे, इतनी भूख से मौतें होती थी कि पूरा समाज परेशान था, इसलिए वो समाज ने बाहर जाना शुरू किया। देखिए, हम भारतवासी कभी भी बाहर नहीं गए क्योंकि हम भूखमरी के शिकार कभी हुए ही नहीं। जो भूख का शिकार होता है, जिसको अभाव बहुत होता है, जिसको बेबसी बहुत होती है, जिसको लाचारी बहुत होती है, वही बाहर जाता है। आप जानते हैं ना, बाहर जाने का जो सिद्धांत है वो यही है। भूख से पीड़ित जो समाज होगा, बेबसी से पीड़ित, लाचारी से पीड़ित जो समाज होगा, उसके लोग बाहर का रुख करेंगे कि चलो कहीं से कुछ कमा खा के लाएं। आज जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि यहां से ज्यादा मिलेगा। ये है सिद्धांत। तो वो यहां भी एक तरह से भूख और बेबसी के शिकार है। भारत में उनको भूख और बेबसी लगती है, अमेरिका जाके कुछ ज्यादा समृद्धि आएगी। तो हजारों साल से भारत के समाज में समृद्धि रही, संपत्ति रही, इसलिए भारत के लोग कभी बाहर नहीं गए। कहीं व्यापार करने के लिए तो गए, लूट मार करने के लिए नहीं गए, लूट खसोट के लाने के लिए नहीं गए। हम गए तो शिक्षा का प्रचार करने, संस्कृति और संस्कृत का प्रचार करने, हम गए तो व्यापार का काम करने या सभ्यता का प्रचार करने। अंग्रेज गए तो लूट मार करने, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तो पुराने दस्तावेज बताते हैं कि यह कंपनी बनी थी समुद्र के रास्ते से जो जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए, उन जहाजों को लूटने के लिए यह कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया। लुटेरों की कंपनी थी। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी लिस्ट है मेरे पास। 21 लोग थे, सब बड़े बड़े लुटेरे उसमें। इंग्लैंड के, लंदन के उस जमाने के छटे हुए लुटेरे, डॉन माफिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुआ करते थे। उनका धंधा ही यह था कि इंग्लैंड के नजदीक समुद्र के रास्ते से जो जहाज भी जाएगा उसको डुबो देना, उसका माल लूट लेना। इसके लिए वो कंपनी बनी थी। और इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब ही लूट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी, माने लूटमार करने वाली कंपनी। वहां की डिक्शनरी में जो आप डिक्शनरी में ट्रेड का अर्थ निकालेंगे ना, 16th-17th सेंचुरी की डिक्शनरी, अब नहीं तब 16वीं 17वीं शताब्दी की डिक्शनरी देखेंगे, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी है, उसमें TRAD, ट्रेड इज इक्वल टू प्लंडरिंग, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ट्रेड के सामने लिखा है लूटमार, प्लंडरिंग माने लूटमार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी। तो हमारे दिमाग में क्या कल्पना आती है ट्रेडिंग कंपनी का माने? व्यापार करने वाली, कुछ खरीद बेच करने वाली। उनके लिए ट्रेडिंग का माने है लूटमार करने वाली। तो ये लूटमार करने वाले लोग जहां जहां गए, भारत में गए हों, अफ्रीका में गए हों, या अमेरिका में गए हों, या दुनिया के दूसरे देशों में गए हों, हर जगह उन्होंने एक ही काम किया है, लूटमार लूटमार लूटमार, और वहां की स्थानीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना। और उस अफ्रीका ने जो 450 साल लुटता रहा, अपनी आजादी का इतिहास लिखा है। अफ्रीका में जैसे यहां महात्मा गांधी हुए, सरदार भगत सिंह हुए, लोकमान्य तिलक हुए, विनायक दामोदर सावरकर हुए, ऐसे ही अफ्रीका में बड़े वीर क्रांतिकारी हुए। नेल्सन मंडेला उसमें से एक हैं, जिनका नाम आप सब आज जानते हैं। उनको अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, इतनी हैसियत के व्यक्ति। और उनसे पहले सैकड़ों शताब्दियों तक ऐसे क्रांतिकारी वहां होते रहे, अपने लिए संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। ईस्ट अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ, हम सबके लिए भी गर्व की बात है। उस ईस्ट इंडिया जो है ईस्ट अफ्रीका में जो संघर्ष हुआ, उस आजादी की लड़ाई में भारतीय लोग अग्रणी थे और अफ्रीका को मुक्त कराने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। वहां की सरकार भी अब इस बात को मानती। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि 450 साल की गुलामी से अफ्रीका आजाद हुआ,
परिवर्तन उनके यहां हुआ जिसकी कल्पना किसी ने कभी की नहीं दुनिया में। दुनिया के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि अफ्रीका आजाद होगा। अफ्रीका वाले तो हताशा और निराशा में थे ही। दुनिया के लोग कहते थे ये अफ्रीका तो कभी आजाद नहीं हो सकता, लेकिन वो भी आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को आजाद कराया।